हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक में ग्रुप 17 का। एक वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ, एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो ये हम लोग का सेकंड वीडियो है ग्रुप 17 का। और आप लोग को पता होगा कि सेकंड पीरियड में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं अपने ग्रुप के, दे ऑल आर शो एनामलस बिहेवियर। ओके, तो वैसे ही फ्लोरीन भी अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये भी एनामलस बिहेवियर शो करेगा अपने ग्रुप से। और इसका रीजन क्या है, तो जो रीजन हम लोगों ने इसके पहले वाले ग्रुप में पढ़े हैं, बिल्कुल वही रीजन होगा कि इसका साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ऐसी हो जाती है, लो या हाई। हाँ, यहाँ एक ट्विस्ट आएगा कि आयनाइजेशन इट इज हाईली रिएक्टिव। यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हाई तो है, लेकिन इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो लो हो जाती है क्लोरीन से। क्यों होती है? क्योंकि इसमें 3 लोन पेयर होते हैं और ये लोन पेयर आपस में एक दूसरे को इतना रिपेल करते हैं कि इजीली एफ बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो क्या इसके रीजन है वो मैं यहाँ पर आप लोग को लिख के बता देती हूँ, एंड देन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे ग्रुप 17। ओके, तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, वो एनामलस बिहेवियर शो करता है अपने ग्रुप के अनदर एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लाइक अदर एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड F2 also differ from the rest of member of the halogen family, show anomalous behavior due to क्या रीजन है, तो it's small atomic size first and now high electronegativity। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि साइज अगर बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी। एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पर लो क्यों हुई थी, मैंने क्या बताया था कि इसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे फ्लोरीन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके पास 7 होते हैं, तो 7 में से सिर्फ ये एक के साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। बाकी के जो इसके 3 लोन पेयर हैं और इस वाले फ्लोरीन एटम के 3 लोन पेयर हैं, ये एक दूसरे को काफी रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है और इजीली ब्रेक हो जाता है। इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। नाउ सबसे बड़ा रीजन जो होता है फर्स्ट एलिमेंट का एनामलस बिहेवियर शो करने का, वो होता है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इसमें डी ऑर्बिटल क्या होता है, एब्सेंस होता है, जिसकी वजह से इसकी कोवैलेंसी या बहुत सारी चीजों में अफेक्ट होता है, क्योंकि साइज छोटा रह जाता है, इसकी वजह से ये। अच्छा हाँ, क्या किस तरह के ये एनामलस बिहेवियर किस तरह से डिफर है रेस्ट ऑफ द मेंबर से, अब हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको 1 बाय 1 बता देती हूँ। ठीक, तो ये मैंने इसकी 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखी है जो कि अदर मेंबर से बिल्कुल भी डिफर करती है। नाउ स्टार्टिंग से देखिए कि प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर हैलोजेंस। इसमें सबसे फर्स्ट है रिएक्टिविटी। तो F2 इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल हैलोजन ड्यू टू द लोएस्ट वैल्यू ऑफ F बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो इसकी हाईली रिएक्टिविटी होने या हाईली रिएक्टिव होने का क्या रीजन है, तो इट इज ड्यू टू लोएस्ट वैल्यू ऑफ FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब FF बॉन्ड इतना ज्यादा वीक है, इतनी जल्दी ही ये थोड़ी सी हीट देने पर डिसोसिएट हो जाएगा कि फ्लोरीन जो है वो इजीली किसी के साथ भी क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है।
तो एफ बॉन्ड वीक होने का रीजन मैंने फिर बता दिया आप लोग को, एक बार फिर से बताती हूँ कि इसमें 3 लोन पेयर्स होते हैं पर एटम पे, मतलब टोटल 6 लोन पेयर्स होते हैं जिसमें कि रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से बॉन्ड इसका क्या हो जाएगा, वीक, और वीक हो जाएगा तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन अपने ग्रुप में हाईली रिएक्टिव है। क्लियर? नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो दे शो ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, नेवर शो पॉजिटिव और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स जो फ्लोरीन है वो इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, और वो कितनी होगी, -1। वाई? बिकॉज फ्लोरीन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने की नीड है, ओनली 1। तो ये इजीली एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा होने की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इजीली एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। किसकी तरह, नोबल गैस एलिमेंट की तरह। तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली क्या होगी आपकी, -1, नेवर पॉजिटिव और ना तो कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लें, फिर मैं और इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है उसको बता देती हूँ आप लोगों को। नोट कर लीजिए इसको। does not form intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी की वजह से ये गैसेस स्टेट में होते हैं, और जबकि HF जो है वो लिक्विड। चलो यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमेशा याद रखना कि जो भी 3 एलिमेंट हैं कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, नो फ्रेंड। ये 3 एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई होती है कि जब भी ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, पोलर, और पोलैरिटी की वजह से जो हमारा हाइड्रोजन है इसके साथ कनेक्टेड, जैसे अमोनिया के केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी आप लोग को बताया कि हाइड्रोजन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है कि जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी अभी खिंच गया, तो इसलिए वो अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कैपेसिटी सिर्फ उसके पास होगी जिसमें कि हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई हो, और ये शेयर्ड पेयर को क्या कर सके, अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर पाए, और हाइड्रोजन पर क्या आए, पॉजिटिव चार्ज। तो वो चीज फ्लोरीन में है, क्योंकि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है। इन तीनों में भी अगर हम बात करें तो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इस तरह से हम इसको बताएं तो इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड लास्ट में नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट किसका होगा, फ्लोरीन का। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी फ्लोरीन की, देयर हाइड्राइड, कौन सा हाइड्राइड होगा इसका, HF, जिसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फाउंड इन लिक्विड स्टेट। और इसी की वजह से ये किस स्टेट में मिलता है हम लोग को, ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर में, लिक्विड स्टेट में। तो ये स्टेट कैसे चेंज होती है आप लोग सभी को पता है, स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ रहे हो कि अगर एटम काफी एक दूसरे के दूर है, उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो वो गैस स्टेट में, थोड़ा सा क्लोज आए तो क्या होता है, लिक्विड, और बिल्कुल भी ज्यादा क्लोज आ गए तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड। तो ये क्लोज आना किसकी वजह से होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर इंक्रीज कर गया, कोवेलेंट के अलावा भी क्या आ गया हमारा एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होंगे उतना ही एटम क्लोज होगा और स्टेट क्या हो जाएगी, लिक्विड। जैसे यहाँ पर देखो कि सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट अट्रैक्शन, वॉन डेर वाल फोर्सेस है अट्रैक्शन का, लेकिन यहाँ पर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वॉन डेर वाल है वो तो है ही, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड तो है, उसके अलावा भी एक और बॉन्ड क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। तो
जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोज जाते हैं, जिससे गैस से किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में। तो ये रीजन होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से भाई ऐसा क्या हो गया कि लिक्विड। तो लिक्विड क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू HCl, HBr एंड HI ज्यादा हो गया इसमें। क्लियर। तो अदर यहाँ पे लिख भी दिया मैंने कि अदर हैव एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बॉन्ड पोलर हो गया, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स आ गया। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इसकी वजह से यहाँ पे देखो, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर एक और बॉन्ड होगा, इस तरह से नहीं रहेगा। तो ये चीजें चलती चली जाएंगी, ठीक है, ये चीजें जो है इस तरह से चलती चली जाएंगी, लॉन्ग चेन बनती जाएगी और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉन्ड में पोलैरिटी आई ही नहीं। क्यों नहीं आई, क्योंकि एटॉमिक साइज फ्लोरीन के जितना स्मॉलेस्ट नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड पोलर नहीं होगा तो इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं आएंगे, चार्जेस नहीं आएंगे तो किसी तरह का कोई बॉन्ड हो तो दे डू नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए किस स्टेट में होते हैं, गैस स्टेट में। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो इसको आप लोग पहले एक नोट कर लीजिए। तो ये है इसके हैलो एसिड्स। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कि ग्रुप 17 के एलिमेंट जो है अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, और हाइड्राइड फॉर्म करेंगे तो उसको हम बोलते हैं हैलो एसिड्स भी, ठीक है। तो इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेनी हैलो एसिड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एसिड इज सिमिलर एज अदर हाइड्राइड। तो जैसे कि हम लोगों ने और सारे हाइड्राइड्स पढ़े, अभी हम लोगों ने इसके पहले ग्रुप 16 के सारे हाइड्राइड्स पढ़े थे, तो उनकी जिस तरह की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी कि अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इनका साइज इंक्रीज करता है, किसका, सेंट्रल एटम का, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो हाइड्राइड्स है या हैलो एसिड्स है उसमें टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है। अरे ये बात समझ में। इसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं इनके हाइड्राइड्स में तो बॉन्ड डिसोसिएशन, तो बॉन्ड मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि बॉन्ड जितना लॉन्ग होता है उतना ही वो क्या होता है, वीक, और उतना ही वीक होगा तो उसको हमको ब्रेक करने में, डिसोसिएट करने में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इसके बाद एसिडिक बिहेवियर बताएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि HF और HI में ऐसा दे देगा कि HI इज मोर एसिडिक देन HF, व्हाई। तो इसका रीजन क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है कि कोई भी हाइड्राइड या कोई भी एसिड कितनी इजीली, कितनी जल्दी, कितनी फटाक से वो अपने H+ को क्या करते, लूज करते हैं। जितनी जल्दी वो H+ को अपने से सेपरेट कर देगा वो उतना ही गुड एसिड होगा। तो वो कौन कर सकता है, सीधी सी बात है, जिसका बॉन्ड क्या हो, वीक हो, है ना। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रही है, मतलब सबसे ज्यादा लॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन एटम के बीच में। तो ये बॉन्ड ही जल्दी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू HF। दैट्स व्हाई HI कैसा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, मोर है देन दिस। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज। तो एक काम करती हूँ मैं फिर से एक फ्लो चार्ट वैसा ही बना देती हूँ जैसा कि ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स का बनाया था, और उसको हम लोग यहाँ पर मैं पहले बना देती हूँ और एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लियर। और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि जो 16 में पढ़ा है बिल्कुल सेम वही चीज इसमें भी। ओके, तो पहले तो आप इसको नोट कर लो। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट टाइप का बना दिया कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज, एक्सप्लेन कर दिया मैंने।
ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि लेंथ अगर इंक्रीज करती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज, क्योंकि रेसिप्रोकल है। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो वो थर्मली क्या होगा, काफी अनस्टेबल होगा। जब भी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बिल्कुल जो आयोडीन है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा क्या होगी, लेस होगी। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो जितनी इजीली H+ को क्या करे, यूज करे, तो वो कौन कर सकता है, जिसका बॉन्ड वीक होगा, जो थर्मली अनस्टेबल होगा, तो वो कौन होगा, हमारा HI। तो HI जो है वो सबसे ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी देन HF, HCl एंड HBr के कंपैरिजन में। ओके, तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। तो ये हैं फ्लोरीन के दो ऑक्साइड मैंने बना दिए हैं। तो ये हर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन है, सभी जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी जो ऑक्साइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि हैलोजन फॉर्म्ड मेनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। फ्लोरीन फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। फ्लोरीन कितने टाइप के बनाता है, टू, जिसमें से एक है हमारा OF2 एंड देन O2F2। इसमें कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, +2, और इसमें क्या हो जाएगी, +1। क्या आप लोग देख रहे हो, +1 -1 +1 -1। ये एक दूसरे से कोई किसी तरह का इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे शेयरिंग हुई है, किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं किए, यहाँ का खींच लेगा ये यहाँ का, सब कुछ। और यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पर दे रखे हुए हैं, -1 -1, तो यहाँ पे देगा +2। मतलब ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है किसी तरह का, तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव, +1 एंड +2। ठीक है, तो ये है फ्लोरीन के 2 एसिड। अब सॉरी ऑक्साइड। अब इसमें से कौन सा स्टेबल है, अनस्टेबल है, तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज आप लोग को यहाँ पहले से लिख देती हूँ और इसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप इसको नोट कर लो। तो ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टी ऑक्साइड की। ओनली OF2 इज स्टेबल। मैंने पहले ही बताया था, इसमें लिखवा भी दिया आप लोगों को कि मोस्ट ऑफ दी जो ऑक्साइड होंगे हैलोजन के वो अनस्टेबल होते हैं। अब इन दोनों में फ्लोरीन के जो हमारे दो ऑक्साइड थे OF2 एंड O2F2, इसमें से भी ओनली OF2 इज स्टेबल एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे OF2 जो होता है वो स्टेबल होता है। नाउ बोथ बिहेव एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। दोनों ही किसकी तरह बिहेव करते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह। एंड विच ऑक्साइड्स प्लूटोनियम 2 प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। तो ये क्या करते हैं कि प्लूटोनियम को फ्लोरिनेट कर देते हैं, किसमें चेंज करते हैं, ऑक्सीडाइज करके प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड में। एंड यूज्ड, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, रिमूविंग प्लूटोनियम फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल में जो प्लूटोनियम होता है उसको रिमूव करने में। नाउ Cl2Br2I2 form oxide in which oxidation state of halogen range from +1 to कहाँ तक जाएगा, +7 तक। क्योंकि फ्लोरीन तो पॉजिटिव कभी शो नहीं करेगा, लेकिन रेस्ट ऑफ दी जो मेंबर्स हैं इसके क्लोरीन से लेके आयोडीन तक ये भी ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। और इसमें जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, +1 से +7। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजिंग फ्रॉम डाउन द ग्रुप। और जो ये ऑक्साइड है उनकी स्टेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे आयोडीन का जो ऑक्साइड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन फ्लोरीन या फ्लोरीन। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ऑक्साइड
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए आप देखिए कि जल्दी से हम लोग इसको खत्म करते हैं कि ग्रेटर द ऑक्सीजन कंटेन इन ऑक्साइड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। तो किसी भी जो हमारा हैलोजन का ऑक्साइड है उसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा वो उतना ही हाईली क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? नाउ Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7 are highly reactive oxidizing agent and tends to explode। ये सारे के सारे जो क्लोरीन के ऑक्साइड हैं they are highly reactive oxidizing agent। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी को भी इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं, एक्सप्लोड हो सकते हैं, काफी अनस्टेबल है। क्लियर? अब इसमें से कंपेयर करने को बोलेगा तो सबसे स्टेबल कौन होगा, Cl2O7। Now ClO2 is used as bleaching agent। अब ClO2 को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ ब्लीचिंग एजेंट। और इसको कहाँ हम किस पर्पस के लिए ब्लीचिंग के लिए यूज करेंगे, तो वहां देखो कि पेपर पल्प इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके बाद वाटर ट्रीटमेंट में भी इसको हम यूज करते हैं, है ना। क्लोरीनेटिंग या क्लोरीन की टैबलेट या क्लोरीन का लिक्विड आप लोगों ने रेनी सीजन में काफी यूज भी किया होगा, है ना। तो ये काफी अच्छा डिसइंफेक्टेंट है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। नाउ ये तो हो गया क्लोरीन के ऑक्साइड। इसके बाद किसकी बारी आती है, ब्रोमीन। तो Br2O, BrO2 एंड BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। तो ये सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करेंगे, ये भी बहुत ही ज्यादा लीस्ट स्टेबल है एंड दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करें। तो ये हो गया हमारे क्लोरीन। फ्लोरीन का मैंने बता दिया, दो ऑक्साइड ही फॉर्म करता है। क्लोरीन बहुत सारे कर रहा है ऑक्साइड फॉर्म, जिसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल Cl2O7 है। ClO2 का यूज आ सकता है, तो एज अ ब्लीचिंग एजेंट हम इसको यूज करेंगे कहाँ, पेपर पल्प को ब्लीच करने में, टेक्सटाइल कपड़े वगैरह को, इसके बाद वाटर ट्रीटमेंट। इसके बाद मैंने ब्रोमीन का भी बता दिया कि दे ऑल आर, इनके जितने भी ऑक्साइड होते हैं दे ऑल आर लीस्ट रिएक्टिव और ये भी हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, लो टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करेंगे। थोड़ा भी टेम्परेचर हाई होगा ये अनस्टेबल ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लो। अब सिर्फ आयोडीन का रह गया, तो मैं उसको भी नोट करके एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप इसको नोट करिए। Also acidic in nature। तो ये हो गए आयोडीन के ऑक्साइड्स। तो देखिए आप लोग यहाँ पर कि I2O4, I2O5, I2O7 आर इनसॉल्युबल सॉलिड एंड डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। तो ये जो आयोडीन के ऑक्साइड, क्योंकि एक्चुअली में जो आयोडीन होता है वो कैसा होता है आपका सॉलिड स्टेट में, तो इनके ऑक्साइड्स भी कैसे होंगे, सॉलिड होंगे और वाटर में कैसे होंगे, इनसॉल्युबल एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, और हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाएंगे। क्लियर? नाउ I2O5 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम यूज करते हैं इसके एस्टिमेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड के। इसके अलावा इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। तो ये होते हैं हमारे एसिडिक। Now the oxide of iodine are also acidic in nature। तो इनका नेचर कैसा होगा, आयोडीन के ऑक्साइड का एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। ओके, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये हम लोग का फिनिश हो गया। ऑर्डर ऑफ आयोनिक प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा जो आयनिक होगा, मेटल को मैं एम से कोई भी मेटल हो सकता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो Mf इसकी आयनिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा। एंड देन फ्लोरीन के बाद हमारा क्लोरीन आ जाएगा। ग्रेजुअली टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रही है आयनिक प्रॉपर्टी, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो यहाँ देखो कि जब भी हैलोजन जो होते हैं वो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
और ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली आयनिक होता है। तो आयनिक करैक्टर एक्चुअली में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं तो हमारा जो हेलोजन के जो एलिमेंट्स होते हैं या हेलोजन्स जो होते हैं उनका जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये उतना ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज करने से मेटल के साथ जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसका आयनिक करैक्टर भी क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक करैक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली 100% कैसा होगा, आयनिक होगा। एंड देन नीचे जाते जाते मेटल और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर एक बार कि हैलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल हैलाइड बोलेंगे। एंड आर आयनिक इन नेचर, और ये कैसा नेचर का होगा, आयनिक नेचर का। सबसे अच्छा सा एग्जांपल है हम लोग का कॉमन सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट NaCl, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये कैसा होता है, नेगेटिव। और इनके बीच का बॉन्ड कैसा होता है, प्योरली 100% आयोनिक नेचर का होता है, ये सभी को पता है ना। नाउ आयनिक करैक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। इसका मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा लीस्ट। तो इसको आप नोट कर लो। अब इसके अलावा देखो बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे हम Sn की बात करें, टिन की बात करें तो +2 +4 इस तरह से दिखा रहा है। तो SnCl2 की बात करें हम और SnCl4, अब इन दोनों में किसका आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। तो याद रखना कि मेटल में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका एटॉमिक साइज उतना ही डिक्रीज करते जाएगा, और डिक्रीज करते जाएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो इन दोनों में जो कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा वो किसका, SnCl4 का, और जबकि SnCl2 का क्या हो जाएगा, का। मतलब ये आयनिक करैक्टर का होगा और ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा आप लोगों का कोवेलेंट करैक्टर। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को समझने के लिए कि FeCl2 और FeCl3 की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +2, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, +3। तो हम लोग को पता है कि जो भी पैरेंट एटम होता है और कैटायन होता है, तो कैटायन का साइज उसके पैरेंट एटम से क्या होता है, हमेशा डिक्रीज करता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एटम लूज करेगा वैसे वैसे उसका एटॉमिक साइज क्या होते जाता है, डिक्रीज करता जाता है। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज इसका डिक्रीज कर गया, और डिक्रीज कर गया तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो Cl3 और ये फेरिक आयन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो आपका कोवेलेंट नेचर का होगा। जबकि अगर हम बात करें FeCl2 की, जहाँ पर कि ये +2 है, मतलब इससे तो ज्यादा ही साइज का बड़ा है, तो यहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन में इसका आयनिक करैक्टर इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। ये कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा और ये आयनिक। क्लियर हो रहा है। तो मैं इस चीज को अभी लिखवा भी देती हूँ, पहले आप इसको नोट करिए, लिखवा देती हूँ इसको। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करैक्टर मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग SnCl2 एंड SnCl4। तो इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर किसका हो जाएगा, SnCl2 का या SnCl4 का। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ पर क्या है, +2 है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर इसका होगा और कोवेलेंट करैक्टर किसका हो जाएगा, इसका। वैसे ही आयरन के केस में FeCl2 एंड FeCl3 में यहाँ पर +3 फॉर्म में है, ये +2। तो यहाँ पर भी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर देखो यहाँ मैंने एक रिलेशन भी दिखा दिया आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट करैक्टर। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल के ऊपर उसका कोवेलेंट करैक्टर उतना
ही इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो जल्दी से देखते हैं कि सम मेटल एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैलाइड which exist in higher oxidation state are more covalent than lower oxidation state। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी